ओके। सो अब ये सेशन 4 है अपना। उसका पार्ट 2 है। अब अपन यहाँ पे टेस्ट ऑटोमेशन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन इज व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस। ठीक है। डेवलपमेंट के टाइम पे भी हम टेस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, और अपने जब अपन क्यूए करते हैं तब भी अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे जो हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, और जब उसको ऑटोमेट करते हैं तो उसको डेवलपमेंट मतलब के टाइम पे ऑटोमेशन बोला जाता है। और उसको यूज कैसे करते हैं हम ऑटोमेशन? जी यूनिट को यूज करके, अगर जावा में डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। अगर आप डॉट नेट में कर रहे हो तो आप एन यूनिट को यूज करोगे। अगर आप जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो उनके अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइक चाय, मोका और समथिंग लाइक दैट। सो उनको यूज करके जब आप यूनिट टेस्ट केसेस को कोड के थ्रू रन करते हो तो इट इज एन ऑटोमेशन ओनली। ठीक है। क्यूए की प्रोसेस में आप क्या कर सकते हो? आपके एपीआईज, इंटीग्रेशन, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एक्सेसिबिलिटी, इन सब टेस्ट को जब आप, इवन परफॉर्मेंस ऑल्सो, जब इन सब टेस्ट केस को टूल्स को की हेल्प से आप स्क्रिप्ट रन करते हो, सो दैट कम्स अंडर द टेस्ट ऑटोमेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है? इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी रिलायबल, इट सेव्स टाइम्स एंड मनी, इट इज रियूजेबल, इट improves द एक्यूरेसी, इट reduces द ह्यूमन जनरेटेड एरर एंड सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रिपीटेड टेस्ट केसेस। ठीक है। सो ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी थियोरीज। कोई भी, जैसे आपको इंटरव्यू में बैठोगे, सो क्या होता है कि सामने वाला पहले आपको गेज करता है कि मतलब आपको ये बेसिक्स प्रिंसिपल्स पता है कि नहीं, राइट। अगर बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता है तो भले आप कोडिंग भी कर रहे हो तो वो इतना बेनिफिट, मतलब आपको गोल ही नहीं पता है आपका कि आप करना क्या चाह रहे हो, अचीव क्या करना चाह रहे हो, तो भले आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पता है, आपको कोडिंग आती है, आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। यू विल बी लाइक, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। अब नेक्स्ट वन इज ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है। सो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? आपने कभी भी नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, या किसी बिल्डिंग को रिपेयर होते हुए देखा है? तो कभी भी कोई बिल्डिंग रिपेयर होती है तो जो भी आपके वो रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, वो बिल्डिंग के आसपास एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको यहाँ पे राइट में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इस पे क्या करते हैं वो लोग? इसे स्लैब बनाते हैं जहाँ पे वो अपना मटेरियल भी रखते हैं, और इसमें उनका चढ़ना उतरना भी वेरी इजी होता है ना। और वो पूरी बिल्डिंग को इस स्काफोल्डिंग या इस पूरे स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली कंस्ट्रक्ट भी कर पाते हैं और इजीली उसको मेंटेन भी कर पाते हैं। ठीक है। So, automation framework, you can consider it as an scaffolding, and it is a set of guidelines or rules to design, create, maintain your automation scripts. ठीक है। एन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क इज ऑल्सो अ सेट ऑफ मल्टीपल टूल्स। यहाँ पे कोई एक सिंगल टूल नहीं होगा या सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसको यूज करके, मतलब एक मतलब बोलते हैं ना, वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम नहीं है। आपको सिंगल टूल नहीं, मल्टीपल टूल्स में आपको अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेंगी, राइट। कि अब इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं भी? अगर एक बिल्डिंग को आप बना रहे हो तो यार बिल्डिंग में सिर्फ ईंट और पत्थर, ईंट सीमेंट थोड़ा ना होती है। बिल्डिंग में तो आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, पेंट्स भी होते हैं, विंडोज भी होती हैं, ग्लासेस भी होते हैं, राइट। उसके डोर्स भी होते हैं, मूविंग पार्ट्स भी होते हैं, लिफ्ट होती है। जब तक आप ये पूरी चीजें नहीं डेवलप करो, एक बिल्डिंग में नहीं बनाओ, तो क्या वो बिल्डिंग रहने लायक होती है क्या? नहीं होती, राइट। सो ये सारी चीजें जब आपको आएंगी और जब इन सब चीजों पे आप डिलीवर करोगे, काम करके डिलीवर करोगे, तभी आपकी बिल्डिंग है वो रहने लायक होगी। सो सिमिलरली ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में भी आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, सारे टूल्स पता होने चाहिए कैसे यूज करना है। उन टूल्स को यूज करके आपको जो भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो वो कैसे डिजाइन करनी है, उस रूल्स को। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में अपन रूल्स और गाइडलाइन डिफाइन करते हैं। उन रूल्स और गाइडलाइन को मतलब उन्हीं के हिसाब से आपको अपनी स्क्रिप्ट्स को डिजाइन करना है, क्रिएट करना है। और जब भी आप मेंटेनेंस करोगे तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही आपको मेंटेनेंस भी करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, क्या क्या गाइडलाइन ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड्स यू कोडिंग स्टैंडर्ड्स। कि भैया हमारे देखो, हर कंपनी का कोडिंग करने का स्टाइल अलग होता है। ठीक है। आपकी जो भी कंपनी में आपकी जो हायर मैनेजमेंट रहेगा वो डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरीके का कोड आपसे चाहिए। ठीक है। तो जो भी वो कोडिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे
आपको उसी कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका काम डिलीवर करके देना है। वेरिएबल का नाम उन्होंने जैसा बोला आपको वैसा ही देना है। अगर वो बोल रहे हैं कि सारे कॉन्स्टेंट्स आपके फुल्ली कैपिटलाइज होने चाहिए तो आपको फुल्ली कैपिटलाइज ही रखना पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोअर कैप्स में रखोगे तो फंक्शनली या सिंटैक्टिकली इट इज नॉट रॉन्ग, बट वो गाइडलाइन को मैच नहीं करेगा, सो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, आपको मेंटेनेंस में काफी डिफिकल्टी आएगी फ्यूचर में, गाली खाओगे वो अलग। ठीक है। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज। राइट नाउ अपन एपीआई पे काम कर रहे हैं, तो एपीआई में ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज का इतना मतलब नहीं है रोल। बट जब आप वेब या मोबाइल ऑटोमेशन करोगे तब आपकी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बहुत काम आने वाली है। आपकी एप्लीकेशन पे जितनी भी आपको वो दिखेंगे बटन्स, लिंक्स, टेक्स्ट वगैरह, जितने भी आइकन वगैरह दिखेंगे, उन सबको अपने को अपने इस पे स्टोर करना पड़ेगा अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर, तभी अपन उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो उनको कैसे मैनेज करना है, राइट? जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने दिख रहे हैं अपने एप्लीकेशन अंडर टेस्ट में, उनको कैसे मैनेज करना है, तो वो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज का कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को यूज करके आप उनको मैनेज करना है। आपको स्टैटिक नहीं रखना है, अगर आपको राइट स्क्रिप्ट के अंदर हार्ड कोड नहीं करने हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, राइट? अगर हार्ड कोड कर दिया तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? सो ये गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज टेस्ट डेटा हैंडलिंग। डेटा अभी जैसे देखो क्या है, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई डेटा आपको फिल करना है पे, मान लो आपकी एप्लीकेशन है लॉगिन, लॉगिन के बाद में आपको जाना है एक कार्ट है, मान लो कार्ट पे आपने ऐड कर लिया, देन कार्ट के बाद में आपको जाना है आपका फाइनल पेमेंट पे, और वहां पे आपको आपका एड्रेस देना है। तो ये तीन तीन चार पेज आप ट्रेवर्स करने के बाद आपका एड्रेस फिल करोगे। तो ये जो एड्रेस का डेटा है, राइट, वो आपका कहाँ से आना चाहिए और आपकी स्क्रिप्ट के अंदर कहाँ पे स्टोर करना है आपको, आपके फ्रेमवर्क के अंदर कहाँ स्टोर करना है, ये भी आपको फ्रेमवर्क बताएगा। आप अगर रैंडमली कहीं पे भी स्टोर कर दोगे सो इट विल नॉट बी ओके। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट रिजल्ट। अभी जैसे आपने देखा है पाईचार्म के अंदर मैंने आपको दिखाया था 2 सेकंड पहले कि जब मैं रन करता हूं तो मतलब मैंने हाइफन डी और लॉग नहीं दिया था, तो उसने जो रिपोर्ट थी वो डायरेक्टली रूट फोल्डर में डाल दी थी, है ना? रिपोर्ट वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा, बट जो डायरेक्टरी है वो खुद डायनेमिकली कहीं पे भी भटक दे रहा है, सो इट्स नॉट ओके, है ना? राइट? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मेरे लिए। अभी नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पास छोटा सा फ्रेमवर्क है, बट जब मेरे पास बड़ा फ्रेमवर्क होगा, बहुत सारे डायरेक्टरीज होंगी, बहुत सारे सूट्स होंगे, और जब भी मैं रन कर रहा हूँ रिपोर्ट कहीं की कहीं सेव हो रही है, तो हाउ विल आई नो? या मैं अगर छुट्टी पे हूँ तो कोई मेरा दोस्त व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति अगर आके मेरी मशीन पे काम कर रहा है या उसकी मशीन पे काम कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा भैया कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, राइट? तो टेस्ट रिजल्ट भी एक डेजिग्नेटेड फोल्डर के अंदर ही स्टोर होने चाहिए, और टेस्ट रिजल्ट भी जो आपके जनरेट हो रहे हैं वो उनका भी स्ट्रक्चर प्रॉपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ तो मेरा कंसोल में सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, कंसोल से देख देख के मैं बता रहा हूँ पब्लिक को कि भैया मेरा इतने पास हुए इतने फेल हुए, और दूसरा रन कर रहा तो उसका एचटीएमएल रिपोर्ट बन रही है, तीसरा रन कर रहा तो उसकी एक्सएमएल रिपोर्ट बन रही है, राइट? सो दिस शुड आल्सो बी यूनिफॉर्म। आपका एक फ्रेमवर्क है, आपने जब उस फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट रन करी तो उसके जो रिजल्ट्स है वो यूनिफॉर्मली आने चाहिए। ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फ्रेमवर्क खुद आपको बताएगा कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज को किस तरीके से मतलब आपको फेच करना है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को किस तरीके से आपको गेट करना है, या जो भी आपको उनसे काम करना है तो किस तरीके से करना है, उसकी गाइडलाइन भी फ्रेमवर्क के अंदर प्रोवाइडेड रहेंगी। अगर नहीं, ऑब्वियसली देखो जब भी आप किसी टीम में ज्वाइन कर रहे हो या कोई फ्रेमवर्क को आप यूज कर रहे हो, तो जो फ्रेमवर्क का ओनर है या लीड है आपका, उससे डिस्कस करो कि मुझे ये एक्सटर्नल रिसोर्स को मेरे को रीड करना है या मुझे एक्सेस करना है। तो आपके फ्रेमवर्क में कोई ऐसी चीज है क्या, कोई ऐसा गाइडलाइन प्रोवाइडेड है क्या? अगर गाइडलाइन हुई तो उनको यूज करो, अगर नहीं हुई तो देन यू क्रिएट योर ओन, और फिर उसको फ्रेमवर्क के अंदर वो करो, मतलब एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसके अंदर पुट करके पब्लिश करो कि भैया देखो मैंने ये एक एक्सटर्नल रिसोर्स को रीड किया था, इसको इस तरीके से किया है मैंने, और पूरी पब्लिक को बताओ कि भैया ये इस तरीके से होती है ये चीज। ठीक है। तो ये कोलाबोरेशन का एक वो है, मतलब बोल सकते हैं टूल या एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोलैबोरेटिवली स्क्रिप्ट्स को डेवलप करते हो। इनिशियली यू विल फील कि यार ये तो बहुत माथापड़ी है, मैं एक स्क्रिप्ट जो है साला 10 मिनट में कर देता हूँ, और इस फ्रेमवर्क में करने के लिए मुझे आधे घंटे लग रहे हैं या 2 घंटे लग रहे हैं। इनिशियली यू विल फील, बट जब आप 4 महीने बाद उसी स्क्रिप्ट को मेंटेन करोगे ना, तो यू विल फील कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को यूज करने की हेल्प से, मतलब वजह से, आपने कितने कम टाइम में इसको मेंटेन कर लिया है, मतलब उसमें जो भी फिक्सेस करने थे कितने कम समय लगा आपको उसको फिक्स करने में। ठीक है। इट विल हेल्प यू टू स्केल योर एप्लीकेशन, जो भी आपने फ्रेमवर्क बनाया उसको स्केल भी कर सकते हो फ्यूचर में। आप मल्टीपल
जैसे मान लो आज मैं जो फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, जो भी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, मेरे विंडोज में तो रन हो रही है, बट मान लो मैक पे रन कर रही है वर्षा, उसके एंड पे रन नहीं हुई, फिर प्रॉब्लम होगी ना। वर्षा क्या फिर बैठ के उसको फिक्स करेगी क्या? राइट। सो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क ये भी मेन मेन मतलब अपने अंदर इसको बिल्टली मेंटेन करके रखता है कि स्क्रिप्ट्स अगर एक मशीन पे रन हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पे रन हो रही थी, वो डेफिनेटली वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी प्रॉपर्ली रन होगी। ये फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कि अपने फ्रेमवर्क के अंदर प्रॉब्लम है, और वो फ्रेमवर्क को अपने को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स। सो अगर आप फ्रेमवर्क को यूज करते हो तो इनिशियली इट विल बी लिटिल बिट स्लो, बट यू विल इन द लॉन्ग टर्म यू विल गेट एफिशिएंसी, आपकी बहुत भयंकर डेवलप हो जाएगी यहाँ पे। आपकी जो स्क्रिप्टिंग की स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी। राइट। आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। आपका मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आपका टेस्ट कवरेज, आप यू कैन इंक्रीज योर टेस्ट कवरेज, इट विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम टेस्ट कवरेज। कोड की रीयूजेबिलिटी, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रेमवर्क को डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि आपने अगर एक कोड कॉमन बना के रख दिया है तो वो सब लोग यूज कर पाए। ठीक है। So this will uh, framework will provide you that higher ROI. अब ये ROI, हायर ROI का फ्रेमवर्क से क्या रिलेशनशिप है? देखो, फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हो, उससे क्या होता है? देखो, मान लो आपको कोई काम दिया गया है, आपको लॉगिन फंक्शनलिटी को ऑटोमेट करने का काम दिया गया है। ठीक है। सो चार व्यक्ति काम कर, एक व्यक्ति को लॉगिन का काम दिया गया, दूसरे व्यक्ति को होम पेज का काम दिया गया, तीसरे व्यक्ति को कार्ट का काम दिया गया। ठीक है, तीन व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। तो जो होम पेज वाला व्यक्ति है उसको भी लॉगिन से ही होके जाना पड़ रहा है, और कार्ट वाले को भी लॉगिन से होके जाना पड़ रहा है, बट लॉगिन पे तो एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा? अपने लॉगिन वाले कोड को डेवलप करके दे देगा, और एक कॉमन फंक्शन बना के इन दोनों को प्रोवाइड कर देगा कि लो भैया ये कॉमन फंक्शन यूज करो और तुम्हारा भी लॉगिन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सो इससे क्या होगा? उन दोनों बंदों को लॉगिन का कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका टाइम बचा, इनिशियल डेवलपमेंट का टाइम बचा। अब मान लो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई और सिर्फ लॉगिन पेज पे ही प्रॉब्लम हुई है, लॉगिन ही काम नहीं कर रहा है, तो इन तीनों व्यक्तियों को अपना अपना कोड नहीं ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ जो लॉगिन वाला बंदा है जिसने लॉगिन पे काम किया था, सिर्फ उसको ठीक करना है। बाकी सबके एंड पे भी अपने आप चलने लगेगा वो। तो मेंटेनेंस एफर्ट भी कम हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है। सो दिस इन दिस वे यू विल गेट हायर ROI इफ यू यूज अ प्रॉपर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। सो जब से टेस्ट ऑटोमेशन मतलब पब्लिक ने यूज करना स्टार्ट करा है ना, सो इनिशियली लीनियर टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क आया था, जिसमें क्या करते हो, यू डू नॉट मतलब कुछ भी आप टेंशन लेते ही नहीं हो। आप क्या करते हो? रिकॉर्ड एंड रिप्ले करते हो। ठीक है। आपके एप्लीकेशन में जो जो एक्शंस आपने परफॉर्म करे, उन पूरे एक्शंस को आप रिकॉर्ड कर लेते हो, और उन्हीं एक्शंस को बार 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 रिपीट करते रहते हो। आप उन्हीं स्क्रिप्ट्स को बार बार रन करते रहते हो, और वही का वही एक्शन आपका चलता रहता है। सो दिस इज वन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, लीनियर, जिसमें रिकॉर्ड रिप्ले करते हैं अपन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यार, आपके स्क्रिप्ट्स के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हार्ड कोड रहते हैं, और जो आपका टेस्ट डेटा है वो भी हार्ड कोड रहता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। यहाँ पे क्या होता है कि लॉगिन अगर मान लो, अगेन मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, लॉगिन पेज, कार्ट वाला पेज और होम पेज, अगर ये तीन स्क्रिप्ट मुझे करनी है तो तीनों में लॉगिन का जो कोड है वो डुप्लीकेट रहने वाला है। राइट। लीनियर में तो कोड भी रीयूजेबल नहीं रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है। सेकंड आपका फ्रेमवर्क है मॉड्यूलर बेस्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। मॉड्यूलर बेस्ड में इन लोगों ने क्या करा, आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया उन लोगों ने। ठीक है। जैसे मान लो लॉगिन का मॉड्यूल एक अलग डेवलप कर दिया, लॉगिन की जो स्क्रिप्ट है वो लॉगिन के उसमें कॉल पटक दी, आपके होम पेज की स्क्रिप्ट सिर्फ होम पेज में पटक दी, और आपके क्या बोलते हैं कार्ट की स्क्रिप्ट आपकी सिर्फ कार्ट वाले उसमें पटक दी, बट स्टिल दीज आर लीनियर स्क्रिप्ट्स है ना। यहाँ पे आपने बस क्या करा, उनको अलग अलग फोल्डर में पटक दिया है, अलग अलग मॉड्यूल्स में पटक दिया है। तो इससे हुआ क्या कि भैया आपका मेंटेनेंस थोड़ा सा इजी हो गया। अगर आपको मान लो आपकी लॉगिन वाली स्क्रिप्ट फट रही, तो सिर्फ लॉगिन वाले को आप जाके ठीक कर दोगे, और आपको पता रहेगा कि कहां पर है वो लॉगिन वाली स्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज क्या है? सेम डिसएडवांटेज जो लीनियर में है। आपका डेटा हार्ड कोडेड है, आपकी स्क्रिप्ट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हार्ड कोडेड है, और आपकी जो स्क्रिप्ट्स है वो लीनियर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी आर्किटेक्चर टेस्टिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने क्या करा, कॉमन जो फंक्शनलिटीज हैं, जो कॉमन आपके फीचर्स हैं, उनको एक अलग उसमें पटक लिया। ठीक है। और जहां जहां पे भी वो कॉल हो रहे हैं, जहां जहां पे भी उनकी जरूरत पड़ रही है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल कर ले रहे हो। ठीक है।
अगेन इसमें भी क्या प्रॉब्लम्स हैं? आपका जो टेस्ट डेटा है वो इसमें हार्ड कोडेड रहने वाला है और इसमें आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हार्ड कोडेड रहने वाले हैं। बस एक एडवांटेज आप कोड रीयूज़ कर पाओगे। मान लो लॉगिन का जो कोड है वो आप बाकी वाले में भी आप कॉल कर पाओगे यूजिंग द यू बाय कॉलिंग द कॉमन लाइब्रेरी। ठीक है? सो ये इनिशियल 3 फ्रेमवर्क्स है, देन उसके बाद में आया डेटा ड्रिवन। अब जब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार सेम डेटा से बार-बार टेस्ट थोड़ा रन कर रहे हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें उनको रन करना पड़ रहा है, रन करना पड़ सकता है। तो हर बार हम हमारी स्क्रिप्ट में जाके चेंज करें तो फिज़िबल नहीं है, राइट? हमको स्क्रिप्ट वही की वही रखनी है, बस डेटा अलग-अलग रखना है। तो इन लोगों ने क्या करा, स्क्रिप्ट और डेटा को सेपरेट आउट करने के लिए डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क डेवलप करा, जिसमें डेटा को उन्होंने सेपरेट रखा और स्क्रिप्ट्स को अपनी सेपरेट रखा, दोनों अलग-अलग जगह पे, ठीक है? स्क्रिप्ट सिर्फ डेटा को यूज़ कर रही हैं, इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन। अब इसमें भी क्या है ना, स्क्रिप्ट देखो ये जो ऊपर की जितनी भी अभी अपन ने फ्रेमवर्क डिस्कस किए हैं, इन सभी में आपको कोडिंग आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है? अगर आपको कोडिंग नहीं आती ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन एनी ऑफ दीज़। आपने स्क्रिप्ट बना दोगे, रिकॉर्ड रिप्ले कर लोगे, उनको प्रॉपर्ली कट पेस्ट करके अलग-अलग मॉड्यूल में भी पटक दोगे। आप अलग लाइब्रेरी बना के उसको कॉल भी कर लोगे, बट जब आप फ्यूचर में उसको पढ़ोगे या मेंटेन करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू नो कि भैया हो क्या रहा है यहाँ पे, कर क्या रहा हूँ मैं, राइट? कोड आपका रीयूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, आप मतलब इट विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है? इवन दो यू हैव केप्ट द डेटा सेपरेट। इसके बाद में इन लोगों ने लेकर आया कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग हेवी कोड, इनने क्या करा, कुछ कॉमन कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए जो कि एक्शंस को परफॉर्म कर लेंगे। वही कि जो आप कोड से एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो आपके कीवर्ड एक्शन परफॉर्म कर देंगे। सो इससे क्या हुआ, क्यूएस के लिए बहुत इजी हो गया टू डेवलप एंड मेंटेन द ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। ठीक है? आप अगर मान लो ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट ओपन ब्राउज़र। आप प्लेन इंग्लिश में लिख दो ओपन ब्राउज़र और ब्राउज़र का नाम दे दो। देन आप गेट यूआरएल वाला एक कीवर्ड कॉल कर लो, जो यूआरएल देनी वो दे दो। एक टैबुलर फॉर्मेट में कीवर्ड कॉल करो और जो डेटा पास करना है वो पास कर दो। देन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट्स एंड यू विल बी एबल टू वेरी इजीली मेंटेन योर स्क्रिप्ट्स एज़ वेल। ठीक है? तो ये कीवर्ड ड्रिवन था। ठीक है? अब उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने जो आपका ये जो ऊपर जितने भी फ्रेमवर्क्स आपको दिख रहे थे ना, इन सबका मिक्स कर दिया और एक हाइब्रिड टेस्टिंग फ्रेमवर्क डेवलप करा। ठीक है? उसमें क्या हुआ कि मतलब मॉड्यूलर की जो देखो, इन ऊपर जितने भी फ्रेमवर्क्स अपने डिस्कस करे ना, वो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस थे, उनको हटाने के लिए और इनके सारे एडवांटेजेस को लेने के लिए उन्होंने एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क डिजाइन करा। उसमें क्या करा इनने, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनको एक अलग प्लेस पे पटका कि भैया सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ रहेंगे, ठीक है? और उनको हर स्क्रिप्ट इंडिविजुअल वो करेगी, मतलब एक्सेस करेगी। डेटा को सेपरेट पटका और जो आपकी अंदर की जो स्क्रिप्ट थी, जो कॉमन स्क्रिप्ट थी, उनको एक अलग फ़ोल्डर में पटका कि भैया ये कॉमन स्क्रिप्ट्स हैं, इनको सभी लोग कॉल करो। देन आपके जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिज़नेस फीचर्स थे, बिज़नेस फीचर्स के हिसाब से उन लोगों ने स्क्रिप्ट्स को प्रॉपर्ली फ़ोल्डर्स में पटका, ठीक है? और अ, बिज़नेस फीचर के हिसाब से उन्होंने खुद के कीवर्ड बना के उन कीवर्ड्स को कॉल करा डायरेक्टली। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ओपन ब्राउज़र, दे डायरेक्टली कॉल देयर बिज़नेस फीचर। जैसे मान लो अगर अमेज़न की बात करूँ, अमेज़न पे मेरा एक टेस्ट है कि भैया मुझे अपनी एक स्मार्ट वॉच को ऑर्डर करना है ना? तो ये मेरा बिज़नेस फीचर है। तो मैंने डायरेक्टली एक कीवर्ड बना लिया कि ऑर्डर द स्मार्ट वॉच विद द नेम ऑफ नॉइज़, राइट? दैट्स इट। ये वाला कीवर्ड बनाया मैंने और रन कर लिया और इसका जो कोड है, वो मैंने बैकग्राउंड में दूसरे फाइल्स के अंदर रख के उन कोड को डायरेक्टली कॉल कर लिया। ठीक है? सो ऊपर की जितनी भी फ्रेमवर्क्स है ना, उनका जब पूरा अपन एडवांटेजेस को मिक्स करके एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाएँगे, वो रहेगा अपना हाइब्रिड टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ बीडीडी। जब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे मतलब अजाइल पे जब लोगों ने काम करना चालू करा ना, तो उनको लगा कि यार ये जो जितने भी अपना ऑटोमेशन अभी हो रहा है ना, इट इज़ गुड, बट इन द लॉन्ग रन इसको मेंटेन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी है और जो भी हम अजाइल में चेंजेस करते हैं, अजाइल में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो उन फ्रीक्वेंट चेंजेस को हमको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करने का टाइम नहीं मिल पाता और हमें समझ में भी नहीं आता हम कहाँ चेंज करेंगे। तो उन्होंने बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट का एक कांसेप्ट लेकर आए। उसमें क्या है, आपके सबसे पहले तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, बीडीडी में कौन-कौन स्टेक होल्डर होते हैं आपके? प्रोडक्ट ओनर होते हैं, क्यूए होते हैं, डेवलपर्स होते हैं,
है ना, वो स्क्रम मास्टर रहता है। तो ये 3-4 लोग बैठते हैं पहले तो, और जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उसके जो फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं वो लोग, और जो बिहेवियर उनको एक्चुअल में डेवलप करना है कस्टमर सेंट्रिक वे में, जो कस्टमर को एक्चुअल में डिलीवर करना चाह रहे हैं, उस बिहेवियर को वो लोग नोट डाउन करते हैं इन द स्पेक फाइल और फीचर फाइल, ठीक है? और उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो घेरकिन करके लैंग्वेज होती है, उसको यूज करते हैं वो, टू नोट डाउन द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे कि मान लो अगर मुझे अमेजन पे नॉइस वॉच को ऑर्डर करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? गिवन आई एम अ रजिस्टर्ड यूजर एंड नॉइस वॉच इज अवेलेबल इन स्टॉक, मतलब नॉइस वॉच स्टॉक में होनी चाहिए, व्हेन आई एड द वॉच इन द कार्ट एंड लाइक परचेस इट, देन इट शुड बी यू नो कम इन माय ऑर्डर। तो इससे क्या हुआ, बीडीडी में उन लोगों ने प्रॉपर इन इस स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को प्रॉपरली यूज करके उन्होंने अपना एक फीचर भी डिफाइन कर लिया, राइट? विथ एग्जांपल, विथ कॉन्क्रीट एग्जांपल भी उन्होंने डाले, लाइक जैसे मैंने दो एग्जांपल बताए यहाँ पे तुमको, एक नॉइस का वॉच का, और दूसरा एक यूजर का जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना? इवन यूजर का आप नाम भी दे सकते हो, लाइक गिवन शैलेंद्र यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड on the Amazon site and Noise Watch is अवेलेबल इन स्टॉक। तो विद प्रॉपर कॉन्क्रीट एग्जांपल देके और एक पूरा बिजनेस फ्लो को उन लोगों ने पहले तो राइट डाउन कर दिया इन द फीचर फाइल, और उस फीचर फाइल, स्पेक फाइल के बेस पे उन लोगों ने उसके स्टेप डेफिनेशन के अंदर जो भी उनको कोड लिखना था वो लिख दिया। सो दिस इज द बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। और बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में आपका सबसे पहले फीचर फाइल डेवलप होती है। ऐसा नहीं होता कि भैया कोड डेवलप हो गया, कोड डेवलप होने के बाद आप फीचर स्पेक फाइल लिख रहे हो। सबसे पहला काम होता है आपका, जैसे आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो तभी आप इस फीचर फाइल पे काम करते हो, तभी आप अपने फीचर स्पेक्स को नोट डाउन करते हो, ठीक है? और इसमें 3 लोगों का मेन काम होता है। कौन-कौन करते हैं काम? आपके क्यूए, डेवलपर एंड योर प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? यहाँ पे लिखा है देखो 3 अमीगोस, ठीक है? सो कीप दिस इन माइंड, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है? सो ये हो गया बीडीडी, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। और नेक्स्ट हो जाता है आपका टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये भी आपका अजाइल के अंदर एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का एक वो है, मतलब एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं हम, आपकी जो भी फीचर्स आपको डेवलप करने हैं उसके पहले आप टेस्ट लिख लोगे, उसके बाद में सिर्फ उतना ही कोड लिखोगे जितना उस टेस्ट को पास करने के लिए जरूरी है, ठीक है? मान लो एक लॉगिन के लिए अगर मैं आप में से रैंडमली किसी को भी उठा के पूछूं कि भैया एक लॉगिन है जिसमें यूजर नेम फिल करूंगा, पासवर्ड फिल करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा तो वो लॉगिन कर देगा, ठीक है? सिर्फ ये 3 वहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर नेम, पासवर्ड एंड बटन। आप मिनिमम से मिनिमम कितने टेस्ट लिख दोगे इसके लिए? 5, 10? सारे टेस्ट मिला लूं मैं, वैलिड, इनवैलिड, इंटीग्रेशन, है ना? जितने भी पासवर्ड चेंज वाले भी सारे मिला लूं, तो 5 से 10 टेस्ट केस में पूरा काम हो जाएगा मेरा। पूरी लॉगिन फीचर मेरा अच्छे से टेस्ट हो जाएगा 5 से 10 टेस्ट केसेस में। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले इनके टेस्ट केसेस लिखने हैं और इनका कोड भी लिख लेना है। ऑटोमेशन का जो कोड होता है ना, वो भी लिख लेना है इन द यूनिट टेस्टिंग। जो भी ये यूनिट वगैरह आप यूज कर रहे हो उसमें आप उसका कोड भी लिख लोगे, ठीक है? कि भैया लॉगिन पेज ओपन करो, लॉगिन पेज ओपन करने के बाद में ये डिटेल्स को फिल करो, यूजर नेम, पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्लिक करो और चेक करो कि होम पेज आया कि नहीं। गलत लॉगिन, गलत यूजर नेम डालो, सही पासवर्ड डालो, लॉगिन पे क्लिक करो और चेक करो कि मतलब प्रॉपर मैसेज आया कि नहीं आया। ये सारे टेस्ट में पहले ही लिख लूंगा, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं उसके पहले ही, ठीक है? अब फिर सारे टेस्ट में रन करूंगा, जितने भी मेरे 5 से 10 हैं सभी फेल होंगे, ऑब्वियसली फेल होंगे, राइट? अब मुझे क्या करना है, अब डेवलपर को क्या करना है, डेवलपर के पास में ये सारे टेस्ट केसेस हैं। अब उसको सिर्फ इतना ही कोड लिखना है जितने कोड से इसके सारे टेस्ट केस पास हो जाएं। एक एक करके पहले टेस्ट केस को वो पिक करेगा और देखेगा क्या फेल हुआ, उसके हिसाब से वो कोडिंग करेगा, फिर टेस्ट केस रन करेगा, फिर देखेगा भैया अब मेरे अब कितने फेल हुए, फिर उनको फिक्स करने के लिए कोड लिखेगा, फिर चेक करेगा कितने बचे हुए हैं फेलियर्स, फिर उनको चेक करने, उनको फिक्स करने के लिए कोड लिखेगा। इस तरीके से ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले यूनिट टेस्ट को पहले ही लिख लेते हो, फिर आप अपना जो कोड है, फंक्शनलिटी का कोड है, उसको डेवलप करते हो। फिर जब ऑब्वियसली वो फटता है, इनिशियली आपने टेस्ट पहले लिख लिए, कोड बाद में लिखा, फटेगा, उसको रिफैक्टर करोगे, उसे फिक्स करोगे, तो ये साइकिल आपकी घूमती रहती है। दिस इज व्हाट इज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है, आप
उनको पहले ही ऑटोमेट करके रख लेते हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्ट मतलब कि हायर बिजनेस लेवल के जो टेस्ट केस होते हैं, तो बीडीडी और एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज वन और द सेम। दोनों में आप यही करते हो, हायर बिजनेस जो होते हैं ना सिनेरियोज, उनको आप ऑटोमेशन करके रख लेते हो। ठीक है, और एटीडीडी का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे अपना रोबोट फ्रेमवर्क। टीडीडी का एग्जांपल हो जाएगा आपका जे यूनिट वगैरह। बीडीडी का एग्जांपल है कुकुम्बर एंड कराटे फ्रेमवर्क। ठीक है, हाइब्रिड टेस्टिंग फ्रेमवर्क के एग्जांपल आप मतलब इसमें कैटलॉन वगैरह समझ सकते हो। ठीक है, लीनियर के आप समझ लो कोई भी रिकॉर्ड रिप्ले, सेलेनियम आईडी समझ लो। ठीक है, और मॉड्यूलर लाइब्रेरी और डेटा ड्रिवन, ये तो यार अपन विद द हेल्प ऑफ कोड ही कर पाते हैं, जो अपन जावा में कोड लिखते हैं ना उसके हेल्प से होता है ये चीज तो। ठीक है, अच्छा ऊपर मैंने लिंक्स दिए हैं smartwear.com और browserstack.com। इन लिंक्स को आप क्लिक करके और रीड करना, यू विल गेट टू नो। और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, रोबोट फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ फ्री ओपन सोर्स ATDD फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन पाइथन। ATDD अभी मैंने बताया एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क। ठीक है, इट्स अ कीवर्ड ड्रिवन, इट सपोर्ट्स नेचुरल लैंग्वेज। अभी आपने देखा है यहाँ पे मैंने जो जितने भी अपन ने टेस्ट केस लिखे हैं, दे आर ऑल रिटन इन अ वेरी नेचुरल लैंग्वेज, राइट? उसकी रिपोर्ट को इजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट? ये देखो कहाँ है भैया मेरे टेस्ट केस, ये गेट यूजर लिस्ट है ना, कितना मतलब I do not need to put in extra code to get the report like this in a natural language, है ना? Right? Next is modular। आप रोबोट फ्रेमवर्क में आप टेस्ट केसेस को सेपरेट रख सकते हो, अपने कीवर्ड्स को सेपरेट रख सकते हो, कस्टम कीवर्ड्स रख सकते हो, अपने जो वेरिएबल्स है उनको आप एक सेपरेट फाइल में रख सकते हो। इट्स वेरी मॉड्यूलर। अभी राइट नाउ अभी हम जो भी कर रहे हैं एक ही फाइल में रख रहे हैं, बट फ्यूचर में अपन काफी मॉड्यूलर बना देंगे अपन अपने फ्रेमवर्क को। ठीक है, नेक्स्ट है रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, इनबिल्ट एंड एक्सटर्नल। रोबोट फ्रेमवर्क के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर काम करने के लिए लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको। या तो इसकी इंटरनल लाइब्रेरी यूज कर लो, या तो अगर नहीं मिल रही तो आप इनबिल्ट नहीं है तो आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लो, वेरी इजी। अभी आपने देखा रोबोट फ्रेमवर्क की अपन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके अपन ने पीएपीआई टेस्ट कर ली। रोबोट फ्रेमवर्क की सेलेनियम लाइब्रेरी को यूज करके हम अपने वेब को ऑटोमेट कर लेंगे। रोबोट फ्रेमवर्क की एपीएम लाइब्रेरी को यूज करके हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेट कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट रोबोट फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करता, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल रिसोर्स होगा जहां से आप अपना उसको मतलब एक्सटर्नल को आप अपने इसमें इंस्टॉल करके यूज कर लो। ठीक है, सो इट हैज अ वेरी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ओवरव्यू। ओके, देखो अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अपन मॉड्यूलर वे में काम करने वाले हैं रोबोट फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो मॉड्यूलर में क्या होता है वो मैं यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो भी आप स्क्रिप्टिंग करोगे ना, तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली लाइब्रेरी से टॉक करती हैं, है ना? जैसे आपने मान लो कोई भी डॉट रोबोट फाइल बनाई, अगर मैं यहाँ पे जाऊं एक सेकंड के लिए। ठीक है, सो दिस इज माय डॉट रोबोट फाइल, reqres demo डॉट रोबोट फाइल, राइट? इसके अंदर आप देखो ये डायरेक्टली लाइब्रेरी से इसने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है। एक मिनट रुकना है ना, थोड़ा चला जाए यार ये। ओके, सो जो भी अपनी अब यहाँ पे स्क्रिप्ट्स अपन देख रहे हैं ना, वो लाइब्रेरी को डायरेक्टली अपनी टेस्ट केसेस में इंपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने टेस्ट केसेस के अंदर देखो अपन ने लाइब्रेरी को डायरेक्टली इंपोर्ट कर रखा है, और इसी लाइब्रेरी के जो कीवर्ड्स हैं विच इज ये गेट, स्टेटस शुड बी, है ना? जो कीवर्ड है अपन उनको डायरेक्टली कॉल कर ले रहे हैं अपने टेस्ट केसेस के अंदर ही, है ना? इसको बोलते हैं अपन क्या, सिंपल लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी बिल्ट इन लाइब्रेरी, आपके एक्सटर्नल लाइब्रेरी, आप उनको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली कॉल करते हो। ठीक है, बट अपने को क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि आपकी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, वो आपकी एक अलग फाइल को कॉल करनी चाहिए। इसको बोलेंगे अपन एक ब्रिज फाइल अपनी। वो ब्रिज फाइल जो रहेगी वो आपकी लाइब्रेरीज को कॉल करेगी। ठीक है, सो इसका एग्जांपल बताऊं मैं, तो यहाँ पे जैसे मैं गेट यूजर लिस्ट वाला, अगर मैं एक मेरा मेरा टेस्ट केस है गेट यूजर लिस्ट का, तो वो डायरेक्टली इस एपीआई को कॉल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक एक अलग से लाइब्रेरी अपन एक अलग से कीवर्ड वाली फाइल बना के रखेंगे। उस कीवर्ड वाली फाइल का कीवर्ड यहाँ पे वो कॉल करेगा,
और वो कीवर्ड वाली फाइल के अंदर अपन ये लाइब्रेरी की एक जो कोड है उसको रखेंगे अपन। ठीक है, तो एक अपन क्या करेंगे, अपनी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है उसके और मेन जो अपनी लाइब्रेरीज हैं उनके बीच में एक ब्रिज अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, सो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक गेट वाले कॉल को कॉल कर रहा हूँ, है ना, मैंने मल्टीपल टाइम कॉल करा, यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी करा, राइट, मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा हूँ। सो वो एक ही जगह पे एक ही कीवर्ड से अपन कॉल कर लेंगे, है ना, और उसी कीवर्ड को बार बार यहाँ पे अपन रीयूज कर पाएंगे, अपना कोड रीयूज होगा। फ्यूचर में कोई भी चेंज होता है तो अपन एक जगह चेंज करेंगे, सभी दूर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी विल बी डूइंग। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लेयर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने बोला, ये लाइब्रेरीज हैं आपकी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और इनबिल्ट लाइब्रेरी, और अपनी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है उसके बीच में एक और लेयर ऐड करेंगे जिसमें अपन अपनी कस्टम कीवर्ड रखेंगे अपन। ठीक है, और टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो बिजनेस लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, और ये जो कीवर्ड फाइल है आपकी, ये बात करेंगे लाइब्रेरीज से। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुको।